इसी से क्या स्टार्ट होता है? इसी से आता है सेल्फ डाउट। क्या आता है? आता है सेल्फ डाउट। क्या सेल्फ डाउट आता है कि यार जब मैंने चैप्टर 1 पढ़ा था तो मैंने इतने अच्छे से चीजों को पढ़ा था, इतना टाइम दिया था, इतने अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ हर एक लेक्चर को देखा था, तो मैं अब कैसे चैप्टर 1 को भूल सकता हूं? मुझे जब चैप्टर 1 मैंने पढ़ा था उसके हर एक चीज मुझे याद था, उसका डेफिनेशन, उसका साइंटिस्ट का नेम, उसका ईयर, उसके हर एक एग्जांपल्स, हर एक डायग्राम मुझे याद था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मैं चैप्टर 1 की सारी चीजें मैं भूल चुका हूं। लेकिन जिस तरीके से अब तक हम लोग रिवीजन करते आए हैं उस तरीके से रिवीजन नहीं करना है। अगर हम लोग मतलब आप और हम दोनों मिलके कोई एक ऐसा वे ढूंढ ले, आप और हम दोनों मिलके कोई ऐसा वे अगर ढूंढ ले, एक ऐसा साइंटिफिक तरीका रिवीजन का अगर ढूंढ ले जिसमें बोरिंगनेस भी ना आए और टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो बहुत ज्यादा, तो क्या मजा नहीं आ जाएगा? तो क्या दो प्रॉब्लम हमारे सॉल्व नहीं हो जाएंगे? रिवीजन के दो प्रॉब्लम क्या थे बताओ? एक था बोरिंगनेस, दूसरा था टाइम। कोई ऐसा एक साइंटिफिक वे अगर हम लोग ढूंढ लेंगे आप और हम मिलके, तो क्या होगा? नंबर 1, बोरिंगनेस भी खत्म हो गया और टाइम की किल्लत भी खत्म हो गई, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुआ, तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन के बारे में बात करेंगे। रिवीजन एक ऐसा प्रॉब्लम जो हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो जेई का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो यूपीएससी का कर रहा हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड्स का एक प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट फेस करता है, वो है रिवीजन का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को टच करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होता है एग्जैक्टली और क्यों हमें रिवीजन करना चाहिए, और रिवीजन जब हम लोग करने बैठते हैं तब हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई क्या एक साइंटिफिक मेथड है, क्या कोई एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे हम लोग अपने रिवीजन को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको भी एंड में डिस्कस करेंगे। सारे प्रॉब्लम को साइड में हटा के एक साइंटिफिक वे जिससे आप एक प्रॉपर वे में अपने रिवीजन को एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया है कि मुझे ये बोलना है। तो हो सकता है कभी कभी मैं रुक जाऊं, हो सकता है कभी कभी मैं थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन जो बोलूंगा आपके अच्छे के लिए बोलूंगा, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो क्या है? वो है ये कि पहले आप अपने दिमाग से इंफीरियरिटी जो है आपके अंदर उसको निकाल दीजिए। आप जो रिवीजन को लेके इंफीरियर फील कर रहे हो कि भाई ये जो रिवीजन का प्रॉब्लम है ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम है, ये जो इंफीरियरिटी आपके अंदर है उसको प्लीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बिकॉज ये जो रिवीजन का प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो आपके सीनियर्स हो, चाहे आपके जूनियर्स हो, चाहे आपके बैचमेट्स हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सबके साथ, इनफैक्ट मैं कहूंगा टीचर के साथ भी, हर एक टीचर के साथ भी रिवीजन का ये प्रॉब्लम होता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हो। आप और हम सब सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हम सबको रिवीजन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप अपने दिमाग में ये सोच के इंफीरियर फील कर रहे हो कि सिर्फ रिवीजन का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम है, बाकी तो दुनिया में किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता है, तो सबसे पहले इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, इस डर को अपने दिमाग से निकाल दो, फिर ये वीडियो देखना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। चलो, मान लो आप किसी भी चीज का, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी प्रिपरेशन आप ले रहे हो, चाहे आईआईटी हो, जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स तो होते हैं नहीं, राइट। XYZ कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कुछ भी हो सकता है, राइट। और उस हर एक सब्जेक्ट को मैं एक सब्जेक्ट के बेसिस पे ये चीज डिस्कस कर रहा हूं। आप इस चीज को किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से, किसी भी बोर्ड्स के एग्जाम से, किसी भी स्टैंडर्ड के एग्जाम से, इनफैक्ट कॉलेज के एग्जाम से भी इसको रिलेट कर सकते हो, और किसी भी सब्जेक्ट को के साथ इसको आप रिलेट कर सकते हो। मैं एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं नीट के लिए पढ़ाता हूं, राइट। नीट के लिए पढ़ाता हूं तो ऑब्वियसली नीट में होता क्या है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है। अब मान लेते कि आपने एक सब्जेक्ट चुना बायोलॉजी, राइट। बायोलॉजी आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे? सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है चैप्टर 1 पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है।
कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करोगे, राइट? आप देखोगे कि जैसे ही चैप्टर 1 हमारा खत्म होता है ना, तो चैप्टर 1 के सारी चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से याद रहती है। उसका डेफिनेशन, उसका हर एक लाइन, उसका हर एक डायग्राम, उसके साइंटिस्ट के नेम, उसके एग्जाम्पल्स, इवन ईयर तक भी हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं चैप्टर 2, क्योंकि हमें सिलेबस भी तो खत्म करना है ना। उसके बाद हम लोग क्या खत्म करते हैं चैप्टर 2। अब जैसे ही चैप्टर 2 खत्म होता है, आप एक चीज नोटिस करना, जैसे ही चैप्टर 2 खत्म होता है क्या होता है कि चैप्टर 1 के कुछ कुछ चीजें हम लोग भूलना स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ चीजें, बहुत सारी नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं। फिर हम खत्म करते हैं क्या, चैप्टर 3। चैप्टर 3 जैसे ही खत्म होता है, हम लोगों को लगता है कि चैप्टर 1 के बहुत सारी चीजें हम लोग भूल चुके हैं। होता है ना सबके साथ होता है, यही होता है। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, चैप्टर 4, 5, 6 और 6 तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि चैप्टर 1 के सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीजें चैप्टर 6 तक आते आते, चैप्टर 6 भी मैंने बहुत ज्यादा खींच दिया, चैप्टर 4, 5 तक आते आते चैप्टर 1 के सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। और यहां एक नया सिम्टम चालू होता है। क्या सिम्टम? कंफ्यूजिंग सिम्टम। मैं इसे कहता हूं कंफ्यूजिंग सिम्टम। व्हाट इज कंफ्यूजिंग सिम्टम? कि हमें कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है कि यार ये डेफिनेशन चैप्टर 1 का है या 2 का है, ये एग्जाम्पल चैप्टर 3 में था या 2 में था, ये डायग्राम कौन से चैप्टर में था यार, ये डेफिनेशन किस चैप्टर का है भाई, ये साइंटिस्ट को मैंने किस चैप्टर में पढ़ा था। होता है ना ऐसा कंफ्यूजन, होता है, सबके साथ होता है। हम लोग कंफ्यूजन करना स्टार्ट करते हैं कि ये चैप्टर 3 का है या चैप्टर 2 का, चैप्टर 2 का है या 1 का। तो ये, इसे मैं कहता हूं कंफ्यूजिंग सिम्टम। और इसी कंफ्यूजिंग सिम्टम से, या इसी जो आप लोग चैप्टर 1 जो भूल चुके हो, इसी से क्या स्टार्ट होता है, इसी से आता है सेल्फ डाउट। क्या आता है सेल्फ डाउट। क्या सेल्फ डाउट आता है कि यार जब मैंने चैप्टर 1 पढ़ा था तो मैंने इतने अच्छे से चीजों को पढ़ा था, इतना टाइम दिया था, इतने अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ हर एक लेक्चर को देखा था, तो मैं अब कैसे चैप्टर 1 को भूल सकता हूं। मुझे जब चैप्टर 1 मैंने पढ़ा था, उसके हर एक चीज मुझे याद था, उसका डेफिनेशन, उसका साइंटिस्ट का नेम, उसका ईयर, उसके हर एक एग्जांपल्स, हर एक डायग्राम मुझे याद था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मैं चैप्टर 1 की सारी चीजें मैं भूल चुका हूं। ऐसा क्या हो गया अचानक? और यहीं से आता है सेल्फ डाउट। इसीलिए वजह से मैं कहूंगा कि अपने आप में सेल्फ डाउट करना सबसे पहले बंद करो। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ये जो सेल्फ डाउट आप फेस कर रहे हो, ये आपका अकेले का नहीं है। ये जो मैंने प्रॉब्लम अभी डिस्कस किया कि चैप्टर 6 तक, 4, 5, 6 तक आते आते चैप्टर 1 का सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं, मैक्सिमम चीजें हम लोग भूल जाते हैं, हम लोगों को कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है, ये सिर्फ आपके अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग ये समझना स्टार्ट करते हैं कि ये भाई, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये भाई मेरे साथ अकेला हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। मेरे सीनियर्स के साथ भी नहीं हो रहा है, जूनियर के साथ भी नहीं हो रहा है, मेरे बैचमेट्स के साथ भी नहीं हो रहा है, दुनिया में किसी के साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। और हम लोग इसके बारे में किसी के साथ भी डिस्कस भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? बिकॉज हम लोगों को शर्म आती है कि कैसे बोले कि चैप्टर 5 तक आते आते चैप्टर 1 की सारी चीजें मैं भूल चुका हूं। लेकिन अगर आप डिस्कस करोगे अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने बैचमेट के साथ, अगर आप डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो चैप्टर 1 जो आप भूल चुके हो, ये आप अकेले नहीं हो, ये हर बैचमेट के साथ, आपके हर एक बैचमेट के साथ यही हो रहा है। लेकिन कोई किसी से बात ही नहीं करता इसके बारे में। बात करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो। आपको शर्म आती है कि अगर मैं बोल दूं कि चैप्टर 1 की मैं सारी चीजें भूल चुका हूं तो लोग हंसेंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे तो ही ना पता चलेगा कि सामने वाले सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैंने क्या कहा था कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपका अकेले का नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉब्लम के बेसिस पे अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट आ रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम के बेसिस पे अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट आ रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आपके अकेले का नहीं है। आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके बैचमेट्स, हम लोग जो टीचर्स जो हम लोग पढ़ाते हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है।
आपको क्या लगता है कि जब हम लोग चैप्टर 6 आपको पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर 1 की सारी चीजें हमें याद है? नहीं याद होता है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सालों तक कोई टीचर अगर बहुत सालों तक एक ही चीज को, टॉपिक को बार बार लगातार पढ़ा रहा है तो शायद उसको याद रह जाए, वो अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम चीजें हम लोग भूल जाते हैं। हम लोगों को भी क्या करना पड़ता है? हम लोगों को भी करना पड़ता है रिवीजन। इसी वजह से हम लोगों को रिवीजन करना पड़ता है। और आप क्या समझ लेते हो? आप समझ लेते हो कि भाई मैं किसी के साथ इसके बारे में बात ही नहीं करूंगा क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ मेरा प्रॉब्लम है, और मैं किसी के साथ बात किया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन अगर बात करोगे, अपने बैचमेट के साथ डिस्कस करोगे, तो ना पता चलेगा कि ये आपका अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। सबके साथ ये होता है। और खामखा आप अपने आप के सेल्फ डाउट कर रहे हो। और इसका तरीका क्या है? इस चैप्टर 1 को जो आप भूल चुके हो, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है रिवीजन। इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसका याद रखने का तरीका है रिवीजन। क्योंकि देखो होता क्या है हमारे साथ ये होता है कि जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आते जाते हैं ना, जैसे जैसे नए इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आते जाते हैं, हम लोग जो पुराने इंफॉर्मेशन है वो भूलते जाते हैं। तो इसी वजह से अगर हमें पुराने इंफॉर्मेशन को याद रखना है तो हमें बार बार लगातार उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में फीड करना पड़ेगा। अगर बार बार उस पुराने इंफॉर्मेशन को हम लोग फीड करेंगे अपने दिमाग में तो नए इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें पुराने इंफॉर्मेशन भी याद रह जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है रिवीजन। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है रिवीजन। तो इसी वजह से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप अपने आप को इंफीरियर फील कर रहे हो तो सबसे पहले वो फील करना बंद करो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सेल्फ डाउट आ रहा है कि आप भूल चुके हो तो वो भी सेल्फ डाउट अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सबका प्रॉब्लम है। सबका जो दिमाग है सेम तरीके से वायरिंग है, राइट? तो जैसे जैसे हमारे दिमाग में नया इंफॉर्मेशन आता जाएगा हम लोग क्या करेंगे? पुराने इंफॉर्मेशन भूल जाएंगे। और यही सच है। अब आप कहोगे कि सर ये तो पता चल गया कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, पता चल गया, आपने कहा, आपने ये भी कहा कि इस प्रॉब्लम से डील करने का तरीका क्या है, वो है रिवीजन। लेकिन सर आपको क्या पता, रिवीजन के बहुत बड़े 2 प्रॉब्लम है। तो मैं कहूंगा बोलो क्या प्रॉब्लम है? तो आप कहोगे सर रिवीजन बहुत ज्यादा बोरिंग है सर, उसी लेक्चर को फिर से देखो, उसी कॉपी को फिर से, लाइन को फिर से पढ़ो, उसी डायग्राम को फिर से देखो, उसी एग्जाम्पल्स को फिर से याद करो, बहुत बोरिंग है सर। तो मैं कहूंगा कि यस बोरिंग है। तो आप चौंक जाओगे कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, हम बोल रहे हैं बोरिंग है, आप भी बोल रहे हो बोरिंग है। यस बोरिंग है। रिवीजन ऑब्वियस सी बात है, रिवीजन बोरिंग है। किसी उसी लाइन को हमें फिर से देखना है, उसी डायग्राम को हमें फिर से देखना है, उसी एग्जांपल्स को हमें फिर से याद करना है, तो ऑब्वियस सी बात है बोरिंग है। मैं झूठ थोड़ी कहूंगा। अपने आप को सच प्रूफ करने के लिए मैं झूठ यहां आके थोड़ी ना झूठ बोल दूंगा कि नहीं रिवीजन तो बोरिंग नहीं है, बहुत मजा आता है रिवीजन में। बिल्कुल नहीं आता है, बहुत ज्यादा बोरिंग है। अब आप क्या करोगे? अब आप कुछ देर के लिए सोचोगे और क्या कहा जाए, और क्या कहा जाए, और क्या कहा जाए। फिर आप कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है बोरिंगनेस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताया नहीं है। तो मैं बोलूंगा बोल दो क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ा? तो आप कहोगे सर हमको टाइम नहीं मिलता। आपको क्या पता, आप स्टूडेंट नहीं हो ना, हम स्टूडेंट है। सिर्फ स्टूडेंट को पूछ के देखो कि कितनी टाइम की किल्लत है हमें, टाइम ही नहीं मिलता रिवीजन का। तो मैं कहूंगा क्या? मैं कहूंगा ये भी सच है। तो फिर से चौंक जाओगे, डबल शॉक कि सर क्या बोल रहे हो कि टाइम नहीं मिलता। मैं बोल रहा हूँ टाइम नहीं मिलता, आप भी बोल रहे हो टाइम नहीं मिलता। मैं बोलूंगा हाँ टाइम नहीं मिलता। अरे दिन में हमको बहुत सारे काम करने होते हैं ना, हमको स्कूल भी जाना है, हमको ट्यूशन भी जाना है, हमको लेक्चर्स भी लेने हैं, हमको उसको सेल्फ स्टडी भी करना है, हमको खाना पीना भी है, हमको सोना भी है, वो भी तो जरूरी है। तो टाइम कहां से मिलेगा? तो आप जो 2 चीज पॉइंट आउट कर रहे हो ना रिवीजन में, ये 2 चीज जेन्युइन चीज है, जेन्युइन बात कर रहे हो आप। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार जो आप बोल रहे हो ये बोरिंग है, मतलब ये जो बोल रहे हो आप वो सच नहीं है, एक्सक्यूजेस है। नो, ये 2 एक्सक्यूजेस नहीं है, ये सच है कि रिवीजन बोरिंग है, रिवीजन में सच में टाइम नहीं मिलता। तो अब आप कहोगे कि सर आप बोल रहे हो रिवीजन बोरिंग है, आप बोल रहे हो कि सर रिवीजन में टाइम नहीं मिलता, और आप बोल रहे हो रिवीजन करना भी है, तो कैसे हो पाएगा? तो इसका मतलब क्या रिवीजन ना करे? नहीं, रिवीजन करना है। लेकिन जिस तरीके से अब तक हम लोग रिवीजन करते आए हैं उस तरीके से रिवीजन नहीं करना है। अगर हम लोग मतलब आप और हम दोनों मिलके कोई एक ऐसा वे
ढूंढ ले, आप और हम दोनों मिलके कोई ऐसा वे अगर ढूंढ ले, एक ऐसा साइंटिफिक तरीका रिवीजन का अगर ढूंढ ले जिसमें बोरिंगनेस भी ना आए और टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो बहुत ज्यादा, तो क्या मजा नहीं आ जाएगा? तो क्या दो प्रॉब्लम हमारे सॉल्व नहीं हो जाएंगे? रिवीजन के दो प्रॉब्लम क्या थे बताओ? एक था बोरिंगनेस, दूसरा था टाइम। कोई ऐसा एक साइंटिफिक वे अगर हम लोग ढूंढ लेंगे आप और हम मिलके, तो क्या होगा? नंबर 1, बोरिंगनेस भी खत्म हो गया और टाइम की किल्लत भी खत्म हो गई, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुआ, तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली एक ऐसा साइंटिफिक वे को डिस्कस करेंगे जिससे रिवीजन का जो दो बहुत बड़े प्रॉब्लम है, जो आपने कहा, मैंने नहीं, आपने कहा, एक है बोरिंगनेस, दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग, ये दोनों ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है? और उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? उस टेक्निक को कहा जाता है, बताओ, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। इसे कहा जाता है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। एक्टिव रिकॉल टेक्निक। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव रिकॉल टेक्निक को, कि एक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या है, कैसे हमें इसे करना है, इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आएंगी, उसके साथ हमें कैसे डील करना है, और ये एक्टिव रिकॉल टेक्निक से हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा। दो बेनिफिट्स तो हमें पता चल गया कि एक बोरिंगनेस नहीं होगा, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। और ये जो टेक्निक मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, ये एक साइंटिफिक मेथड है, ये एक साइंटिफिक मेथड है, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हुआ है, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया गया है। अगर आप गूगल में जाके इसको सर्च करोगे रिसर्च पेपर को, तो वहां आपको रिसर्च पेपर मिल भी जाएगा, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया गया है। मैं जो बोल रहा हूं ये ऐसे नहीं आके बोल रहा हूं, ठीक है? लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? यहां तक जो मैंने डिस्कस किया सब कुछ क्लियर है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था, फिर हमें सेल्फ डाउट आया, फिर हमने क्या किया? हमने इंफिनिटी को और सेल्फ डाउट को अपने दिमाग से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? बिकॉज यह मेरे अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, सबका है, तो इसी वजह से निकाल दिया दिमाग से। अब हमें दो प्रॉब्लम डिस्कस किया, एक क्या था? बोरिंगनेस, दूसरा क्या था? टाइम कंज्यूमिंग। फिर हम क्या किया? हमने एक ऐसा टेक्निक, साइंटिफिक वे निकाला जहां हम लोगों को दोनों ही चीज फेस करना ना पड़े। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलो गुड। तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एक्टिव रिकॉल टेक्निक। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है? एक्टिव रिकॉल टेक्निक। देखो, एक्टिव रिकॉल टेक्निक में क्या करना पड़ता है, पहले सुनो, पहले इस वीडियो को देखो, आराम से देखो, फिर मैं जो बोल रहा हूं उसको पॉइंट आउट करो, उसको लिखो, फिर एक कंक्लूजन में पहुंचना, ठीक है? चलो, मान लो कि डे 1 में फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी सब्जेक्ट को पकड़ लो, मान लो हिस्ट्री हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, मैथ हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पकड़ लो, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पकड़ लो। डे 1 में मान लो कि डे 1 में आपको पढ़ाया गया क्या? डे 1 में आपको पढ़ाया गया टॉपिक 1, राइट? डे 1 में क्या पढ़ाया गया आपको? टॉपिक 1। डे 1 में आपने टॉपिक 1 पढ़ा, घर वापस आए, घर वापस आके क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, जो आपको पढ़ाया गया है उसको पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। क्या सेल्फ स्टडी करोगे? टॉपिक 1 को, राइट? आपने डे 1 में क्या किया? टॉपिक 1 का लेक्चर अटेंड किया, घर आए और घर आके क्या किया? टॉपिक 1 को अच्छे से पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया। फिर आएगा डे 2, सेम सब्जेक्ट की बात हो रही है, ओके? कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई भी पकड़ लो, कोई भी सब्जेक्ट, राइट? ABC कुछ भी हो सकता है। फिर डे 2 सेम सब्जेक्ट की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि इस दिन अलग सब्जेक्ट, इस दिन अलग सब्जेक्ट, नो, मैं सेम सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं और इसको आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट कर देना, सेम ही इसका रिजल्ट आएगा, डोंट वरी। मान लो डे 1 में क्या पढ़ा था? टॉपिक 1 पढ़ा था, घर आए, घर आके हमने क्या किया? टॉपिक 1 को सेल्फ स्टडी किया। डे 2 में क्या करना है? डे 2 में हमको पढ़ाया गया मान लो उसी सब्जेक्ट का टॉपिक 2, हम क्या करेंगे? घर आएंगे, ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी किया। यहां पे भी क्या करेंगे? सबसे पहले सेल्फ स्टडी करेंगे। डे 1 में टॉपिक 1 पढ़ाया गया था, घर आए, घर आके सेल्फ स्टडी किया। डे 2 में हमें टॉपिक 2 पढ़ाया गया था, टॉपिक 2 को हम घर आए, घर आके उसका सेल्फ स्टडी किया। डे 2 में एक चीज और आपको करनी है, क्या करना है?
डे 1 में आपने क्या किया था, सिर्फ घर आके टॉपिक 1 को पढ़ा था। डे 2 में क्या किया, घर आए, टॉपिक 1 का लेक्चर लिया था, उसी टॉपिक 2 का लेक्चर लिया था, उसी टॉपिक 2 को आपने पढ़ा। जैसे ही टॉपिक 2 पढ़ना आपका खत्म हो गया, आप क्या करोगे, आप एक रफ कॉपी निकालोगे। रफ कॉपी क्या करोगे, आप एक रफ कॉपी निकालोगे। रफ कॉपी निकाल के क्या करोगे, बिना देखे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक 1 को फिर से एक बार एनसीईआरटी से देख लेता हूं, या फिर से एक बार मैं अपने कॉपी से या अपने जो नोटबुक है उससे एक बार देख लेता हूं फिर मैं लिखूंगा। नो, ऐसा नहीं करना है, बिना देखे। क्योंकि डे 1 में आपने क्या किया था, घर आके टॉपिक 1 को सेल्फ स्टडी किया था, तो आपके दिमाग में ये टॉपिक 1 है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ना एनसीईआरटी देखे बिना, कॉपी देखे बिना आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी निकालना है और रफ कॉपी में जो भी आपने डे 1 में पढ़ा था टॉपिक 1 उसको लिख देना है। लेकिन यहां पे भी एक कैच है, लिखने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड सारे चीजें लिखना बैठ के, जो भी आपके कॉपी या एनसीईआरटी में कि पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 3, फिर पॉइंट नंबर 4, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं लिखना है। उस जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक का एक जिस्ट, एक समरी आपको लिखना है, दैट्स इट। हर एक टॉपिक का कोई ना कोई जिस्ट, कोई ना कोई समरी जरूर होता है, राइट? हर एक टॉपिक का एक जिस्ट होता है, एक समरी होता है, एक क्या बोलते हैं उसे, एक एसेंस होता है, राइट? सिर्फ उसको लिखना है, ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड सारी चीजें लिखना बैठ गया तब हो गया आपका रिवीजन। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक रफ कॉपी निकालना है। डे 2 में टॉपिक 2 का लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद घर आए, घर आके क्या किया, टॉपिक 2 को सेल्फ स्टडी किया। सेल्फ स्टडी जैसे ही खत्म हो गया, मैंने एक रफ कॉपी निकाला और रफ कॉपी निकाल के बिना एनसीईआरटी देखे, बिना कॉपी देखे, बिना कुछ देखे टॉपिक 1 को मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कैसे लिखा, ऐसे नहीं लिखा पॉइंट वाइज, सिर्फ उसका जो जिस्ट है उतना लिखा। फॉर एग्जाम्पल मैं बायोलॉजी स्टूडेंट टीचर हूं, तो मैं बायोलॉजी के लेवल पे बताऊं, मान लो कि डे 1 में मैंने टॉपिक 1 आपको पढ़ाया था फ्रूट, राइट? और डे 2 में आपको पढ़ाया है सीड, राइट? डे 2 में मैंने क्या करूंगा, डे 2 में घर आऊंगा, घर आके पहले सीड को अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, रफ कॉपी निकालूंगा और रफ कॉपी निकाल के फ्रूट का जो समरी था सिर्फ उसको लिखूंगा। क्या लिखूंगा फ्रूट के समरी में, देखो मैं आपको दिखाता हूं। मान लो एक रफ कॉपी लिया मैंने, क्या किया, एक रफ कॉपी लिया और मैं क्या करूंगा, फ्रूट का जितना भी समरी है उसको लिखूंगा। देखो कैसे लिखूंगा, मान लो फ्रूट, पहले हेडिंग डाल दो फ्रूट, फिर क्या लिखूंगा कि फ्रूट कहां से आया है, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रूट में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन लिखा, नहीं लिखा। अच्छा, फ्रूट के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्रूट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रूट वॉल, क्या होता है, फ्रूट वॉल, या इसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्प, और एक होता है सीड। अच्छा, तो अगर फ्रूट ओवरी से आया तो फ्रूट वॉल कहां से आएगा, फ्रूट वॉल ऑब्वियसली बात है ओवरियन वॉल से आएगा। कहां से आएगा, ओवरियन वॉल से आएगा। तो ये सीड कहां से आएगा, सीड आएगा ओव्यूल से। कहां से आएगा, ओव्यूल से। अच्छा, क्या ये पेरिकार्प को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। किसमें डिवाइड कर सकते हैं, आउटर पार्ट को बोलेंगे एपिकार्प, मिडिल पार्ट को बोलेंगे मीजोकार्प, एंड इनर पार्ट को बोलेंगे एंडोकार्प। क्या कल हमने किसी फ्रूट के बारे में पढ़ा था, यस हम लोग 2 फ्रूट के बारे में सर ने पढ़ाया था, एक था मैंगो, दूसरा था कोकोनट। अच्छा, मैंगो में एपिकार्प कैसा होता है, मैंगो में जो एपिकार्प होता है वो होता है थिन। मीजोकार्प कैसा होता है, मीजोकार्प सर ने बताया था कि मीजोकार्प जो होता है वो फ्लेशी होता है और एडिबल होता है। और एंडोकार्प कैसा होता है, एंडोकार्प सर ने बताया था कि स्टोनी हार्ड होता है। अच्छा, और क्या पढ़ा था, और कोकोनट के बारे में पता था, और सर ने बताया था कि कोकोनट में क्या होता है, कोकोनट में जो मेसोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है। कैसा होता है, वो फाइब्रस होता है, और उसी फाइबर से हम लोग एक चीज बनाते हैं जिसको बोला जाता है क्वेल। रिवीजन कंप्लीट, खत्म हो गया रिवीजन, हो गया रिवीजन आपका। यही तो है, अगर आप एनसीईआरटी निकालोगे, अगर आप कॉपी निकालोगे, कुछ भी निकालोगे, तो अगर फ्रूट का जो जिस्ट होगा वो यही होगा। फ्रूट का जो जिस्ट होगा वो यही होगा। क्या हमने इसको करने से पहले कॉपी देखा, नहीं। एनसीईआरटी देखा, नहीं। क्या यह बोरिंग था, नहीं। क्या यह बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, नहीं। कितना टाइम लगेगा इसको करने में हर दिन आपको, हार्डली 15 मिनट्स, हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल टेक्निक। लास्ट डे में जो आपने पढ़ा था उसका कितना परसेंटेज आपको याद है, उसी को लिखने को बोला जाता है एक्टिव रिकॉल टेक्निक।
ठीक है। अब ये जरूर हो सकता है कि इसमें से कुछ पॉइंट आपको छूट जाए, हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपने रफ कॉपी में ये रिवीजन पार्ट कर लिया, अब आप क्या करोगे, अब आप अपना कॉपी या एनसीईआरटी जो भी है उसको निकालोगे और चेक करना स्टार्ट करोगे। अच्छा ये लिखा मैंने, अच्छा ये भी लिखा, ये पॉइंट भी था, ये पॉइंट भी था, ये पॉइंट भी था, अच्छा ये पॉइंट मुझसे छूट गया। ओके ओके ओके। तो फिर क्या करोगे, एनसीईआरटी में भी हो सकता है, कॉपी में भी हो सकता है, क्या करोगे, सिर्फ जो पॉइंट आपसे छूट गया है उस पॉइंट को अंडरलाइन करोगे और उसके ऊपर एक स्टार दे दोगे। क्यों अंडरलाइन करके हम लोग स्टार दे रहे हैं, क्योंकि ताकि हमें पता चले कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने फ्रूट को रिवाइज किया था तो इतना पार्ट हमें याद था, सिर्फ और सिर्फ ये वाला लाइन जो हमें से वो छूट गया था। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब रिवीजन करेंगे तब ये वाला लाइन हमसे छूटना नहीं चाहिए। ये होता है एक्चुअल रिवीजन। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल टेक्निक और ये होता है एक्चुअल रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये कभी नहीं होता है कि कॉपी निकालो और हर एक लाइन को हाइलाइटर से रंग डालो बस, और एवरी टाइम अलग अलग हाइलाइटर के कलर से रंग डालो। दिस इज नॉट रिवीजन। रिवीजन इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब यह है कि जो मैंने पढ़ा था उसका कितना परसेंटेज मुझे याद है और कितना परसेंटेज मुझे याद नहीं है। जो मुझे याद है वो मैंने रफ कॉपी में लिख दिया, जो याद नहीं था उसको मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया और स्टार दे दिया। इसको आप हाईलाइट करो, इस वाले लाइन को। क्यों इस वाले लाइन को हाईलाइट करो, बिकॉज आपको ये लाइन भूल चुके थे, इसी वजह से हाईलाइट करो। ये तो भूला नहीं था, ये तो आपको याद था, इसको क्यों हाईलाइट करना है। राइट। सेम टॉपिक को फिर से रिवाइज करो, डे 3 में फिर से वही करो। डे 3 में टॉपिक 3 पढ़ाया जाएगा आपको। डे 3 में क्या किया जाएगा, मान लो डे 3 में आपको क्या किया जाएगा, डे 3 में आपको मान लो टॉपिक 3 पढ़ाया गया। डे 3 में आपको टॉपिक 3 पढ़ाया गया, तो घर आके सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक 3 का सेल्फ स्टडी करना है। जैसे ही टॉपिक 3 का सेल्फ स्टडी खत्म हो गया, फिर से क्या करेंगे, फिर से रफ कॉपी निकालेंगे और अब क्या डिस्कस करेंगे, अब सीट को लिखेंगे, बिना एनसीईआरटी दिखे, बिना कॉपी देखे, बिना कुछ देखे, जितना हमें याद है उसका जिस्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। खत्म। कि ओ सर सीट के बारे में मोटा मोटी ये बताया था, 2 सीट के बारे में, एक मोनोकॉट था एक डाइकॉट था, मोनोकॉट में ये पॉइंट था, डाइकॉट में ये पॉइंट था, हो गया खत्म। कितना टाइम लगा इसमें, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, बहुत अच्छे से भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। दुनिया को भले ही वो चीज समझ में ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूरिंग रिवीजन की बात करो, ये रफ कॉपी की बात करो, क्योंकि रफ कॉपी को आपको ना तो एग्जामिनर को दिखाना है ना किसी और को दिखाना है, बस खुद को समझ में आना चाहिए, बस। पूरा भी नहीं लिखना है एपी कार्ब, सिर्फ एपी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये आपको किसी को शो नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है, ये आप खुद के लिए कर रहे हो। फिर डे 4 में वही सेम चीज, बार बार लगातार रिपीटेशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवीजन का मतलब ये समझ लेते हैं कि रिवीजन का मतलब है हाइलाइटर उठा लो और पूरे बुक के हर एक लाइन को रंग डालो बस। रिवीजन का एक्चुअल मतलब ये थोड़ी है। रिवीजन का एक्चुअल मतलब होता है कि क्या, कि कितना जो मैंने पढ़ा था उसमें से कितना पॉइंट मुझे याद है और कितना मैं भूल चुका हूं, उसके बीच में डिस्टिंग्विश करना, इसे कहा जाता है रिवीजन, इसे कहा जाता है रिवीजन। और इस टेक्निक से वो पॉइंट आपको सेटिस्फाइड होने को दिख रहा है। अब मैं क्लियरली बता सकता हूं कि फ्रूट वाले टॉपिक से मुझे कितना परसेंटेज याद है, कितना परसेंटेज याद नहीं है। जो मुझे याद है उसमें अगली बार मैं टाइम थोड़ा सा कम दूंगा, जो मुझे याद नहीं था उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा दूंगा। तो क्या होगा इससे, इससे ये हो जाएगा, बोरिंगनेस कम हो जाएगी और हमारे टाइम भी ज्यादा नहीं लेगा। हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग जब भी किसी टॉपिक को रिवाइज करने बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं कि उस टॉपिक के सारी चीजें हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि एक टॉपिक का आप सब कुछ भूल जाओ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हम भूल सकते हो लेकिन हर एक चीज भूल जाओ ये नहीं हो सकता। और हम लोग बैठते कैसे हैं कि हम लोग भाई सब कुछ भूल चुके हैं, हमको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वो तो पढ़ाई होगी, वो रिवीजन थोड़ा है, वो तो पढ़ाई होगी। अगर हर एक लाइन को फिर से आप रंग रहे हो, पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल्स को देख रहे हो, तो क्या है वो, क्या वो पढ़ाई है, क्या वो रिवीजन है, नहीं, वो पढ़ाई कहते हैं उसे, रिवीजन नहीं कहते।
रिवीजन किसे कहा जाता है? रिवीजन कहा जाता है उसे जिसमें आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि कितना परसेंटेज मुझे उस टॉपिक का याद है और कितना याद नहीं है। जो याद है उसमें टाइम कम दूंगा, जो याद नहीं है उसमें टाइम ज्यादा दूंगा, दैट्स इट। इसे कहा जाता है रिवीजन। और इस टाइप के रिवीजन करने से क्या मिलता है पता है हमें? इस टाइप के रिवीजन से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस मिलता है। हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं सारे टॉपिक का हर एक चीज हम लोग भूल चुके हैं, तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है? डाउन हो जाता है। लेकिन अब इस टाइप से रिवीजन करेंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब आपको नहीं लगेगा, अभी आपको नहीं समझ पाएगा, जब आप एक्चुअल में इस चीज को एग्जीक्यूट करोगे तब आपको समझ में आएगा मैं किस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार, पहले क्या लगता था कि 100% भूल चुके हैं, अब क्या लगेगा? अब हमें ये लगेगा कि यार इस टॉपिक का मुझे 70 to 80% याद है, मुझे सिर्फ 20% याद नहीं है। अच्छा, तो मुझे सिर्फ 20% को टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना है, बाकी 80% तो मुझे याद है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी 80% नहीं रहेगा। ठीक है? अगर हम ये समझेंगे कि टॉपिक का कुछ याद नहीं है हमें, तो कॉन्फिडेंस 100% याद नहीं है तो कॉन्फिडेंस 0 पे। और अगर हम ये समझ लेंगे कि 80% मुझे याद है और 20% में सिर्फ भूल चुका हूं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, स्टार दिया है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी 80% में रहेगा। 80% कॉन्फिडेंस काफी होता है। तो इसे कहा जाता है एक्चुअल रिवीजन टेक्निक। ये है एक्चुअल रिवीजन टेक्निक। हम लोग क्या समझते हैं? रिवीजन का मतलब फिर से पढ़ो, फिर से देखो, फिर से वो करो। नो, रिवीजन का मतलब है कितना मुझे याद है और कितना मुझे उस टॉपिक का याद नहीं है। जो याद है उसमें टाइम कम देना है, जो याद नहीं है उसमें टाइम ज्यादा देना है। तो इस टाइप से आप रिवीजन करोगे तो क्या होगा? रिवीजन का जो बहुत दो मेजर प्रॉब्लम था, एक है क्या? बोरिंगनेस। क्या ये करना, ये लिखना बोरिंग था? फ्रूट को जो मैंने लिखा ये बोरिंग था? कितना टाइम लगा? 15 मिनट्स टाइम लगा। क्या ये बोरिंग था? नहीं था, क्योंकि मैं हर एक लाइन को ऐसे ऐसे नहीं लिख रहा हूं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 करके। क्या बोरिंग था? नहीं था। क्या टाइम कंज्यूमिंग था? नहीं था। 15 मिनट से टाइम लगा मुझे सिर्फ। कभी कभी तो आपको लिखना भी नहीं है, कभी कभी तो डायग्राम से आप रिवीजन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मुझे फाइलोटैक्सी को रिवीजन करना है। मान लो मुझे फाइलोटैक्सी को रिवीजन करना है, तो मैं कैसे रिवीजन करूंगा? आपको क्या लगता है? मैं लिखूंगा बैठ के ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या है, अपोजिट क्या है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी क्या है? नहीं। क्या करूंगा? लिखूंगा, सिर्फ हेडिंग डालूंगा ऑल्टरनेट और डायग्राम, बस। इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि एक नोट के सिर्फ एक ही लीफ निकलेगा और दूसरा जो लीफ होगा उसके ऑल्टरनेट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। यही मतलब होता है ना ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी का। और एग्जांपल्स लिख दो, यहां पे लिख दो अपोजिट फाइलोटैक्सी। आपको क्या लगता है मैं पूरा लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। क्या करूंगा? आर्टिस्टिक डायग्राम नहीं चाहिए, समझने लायक होना चाहिए। इससे क्या पता चले कि एक नोट से दो लीफ निकलेंगे और दोनों ही लीफ ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। डायग्राम से ही क्लियर हो गया सब कुछ। एग्जांपल्स बस लिख दो। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में क्या होता है? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में क्या होता है? एक नोट से दो से ज्यादा लीफ निकलते हैं, तो हम लोग 3 बना देंगे। 1 2 3, 1 2 3। एक नोट से दो से ज्यादा लीफ लिखेंगे। और एग्जांपल्स लिख दो। हो गया, फाइलोटैक्सी रिवीजन हो गया। आपको दिख रहा है कि हमने क्या किया? हमने फाइलोटैक्सी को रिवाइज कर लिया। ये मैं बायोलॉजी के रेस्पेक्ट पे बोल रहा हूं, बट इस चीज को आप किसी भी सब्जेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हो। हो गया रिवीजन सिर्फ डायग्राम से। इसे कहा जाता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हाइलाइटर उठाओ और रंग डालो पूरे बुक को। रिवीजन का मतलब यही होता है कि कितना हमें याद है और कितना याद नहीं है। जिसमें याद है उसमें टाइम कम दूंगा, जो याद नहीं था उसमें थोड़ा सा अंडरलाइन करूंगा, स्टार दूंगा, ताकि अगली बार वो पॉइंट हमसे ना छूटे। दिस इज कॉल्ड रिवीजन। और इस टाइप के रिवीजन से क्या होगा? इस टाइप के रिवीजन से दो जो मेजर इश्यूज है वो खत्म हो जाएंगे। एक है बोरिंगनेस, दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम मान लो कि हम लोग हर दिन एक्टिव रिकॉल टेक्निक से अगर रिवाइज करेंगे तो क्या 6 महीने बाद वो चीज हमें याद रह जाएगी? मैं कहूंगा नहीं। तो आप फिर से शॉक हो जाओगे, इस बार ट्रिपल शॉक, कि सर आपने बताया कि एक्टिव रिकॉल टेक्निक से याद रहता है, आप कह रहे हो कि नहीं एक्टिव रिकॉल टेक्निक से हमें याद नहीं रहेगा 6 महीने बाद, तो करने का क्या फायदा? आपने क्या किया? आपने डेली बेसिस पे एक्टिव रिकॉल किया। इसी चीज को आपको 15 डेज बाद भी रिवाइज करना पड़ेगा, फिर 30 डेज बाद रिवाइज करना पड़ेगा, फिर हो सकता है 45 डेज बाद रिवाइज करो। रिविजन तो करना पड़ेगा आपको। मान लो
कि डे 1 में आपने, डे 2 में आपने क्या कर रहे हो, डे 1 का जो टॉपिक था उसको रिवाइज कर रहे हो, डे 1 का टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो डे 2 में, डे 3 में डे 2 का, डे 4 में डे 3 का, डे 5 में डे 4 का रिवाइज कर रहे हो। लेकिन वो डेली बेसिस पे कर रहे हो ना, उसको आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। हो सकता है 15 डेज बाद एक और बार रिवाइज करना पड़े, 30 डेज बाद एक और बार रिवाइज करना पड़े, 45 डेज बाद एक और बार रिवाइज करना पड़े। लेकिन इस बार एक चीज पता है क्या होगा, इस बार पता है क्या होगा, लास्ट टाइम हम लोग जब रिवीजन कर रहे थे डेली बेसिस पे तो कितना टाइम लग रहा था, 15 मिनट्स टाइम लग रहा था, 15 मिनट्स लग रहा था। लेकिन जब आप 15 डेज बाद उसी सेम टॉपिक को फिर से रिवाइज करोगे, पता है कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स मैक्सिमम। फिर 30 डेज बाद या 45 डेज बाद सेम चीज को अगर फिर से रिवाइज करोगे, पता है कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट्स मैक्सिमम। अब आप बोलोगे कि सर अचानक से क्या हुआ कि ये 15 मिनट से 10 मिनट्स एंड 5 मिनट्स में आ गया। अचानक से ऐसा क्या हुआ, अचानक से ये हुआ कि आपने उसी इंफॉर्मेशन को बार बार अपने दिमाग में डाल रहे हो, फिट कर रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। और दिमाग में एक बार कोई चीज बैठ जाता है, कोई इंफॉर्मेशन बैठ जाता है, तो प्रोसेसिंग होने में उतना टाइम नहीं लगता है। आपने इसको क्या किया, डेली वेज में आपने इसको रिवाइज किया था, तो इसमें 15 मिनट्स टाइम लग रहा था। अब इसको जब 15 डेज बाद फिर से रिवाइज करोगे तो 10 मिनट्स टाइम लगेगा, बिकॉज आपको दिमाग में ऑलरेडी वो चीज प्रोसेस्ड है। जब 30 दिन बाद या 45 डेज बाद फिर से उसको रिवाइज करोगे तो 5 to 10 5 मिनट्स टाइम लगेगा मैक्सिमम, बिकॉज वो चीज आपके दिमाग में प्रोसेस्ड है। आपको हाथ और आपके दिमाग दोनों को पता है कि मुझे क्या लिखना है और क्या करना है। आपको हाथ और आपका दिमाग का ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, तब आपको पता चलेगा कोऑर्डिनेशन का मैजिक क्या होता है। और हम लोग थोड़ी ना पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 करके लिख रहे हैं, सिर्फ आउटलाइन लिख रहे हैं, सिर्फ जिस्ट लिख रहे हैं, सिंपल। अगर आपको जिस्ट भी नहीं लिखना है तो डायग्राम ड्रॉ कर दो, उसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर दो, हो गया खत्म बात। लिखना थोड़ी है, हर एक चीज को लिखने बैठ गए तो फिर तो हो गया रिवीजन, वो तो कभी नहीं हो पाएगा, जिंदगी भर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको डेली वाइज में भी करना है, फिर उसको 15 डेज बाद या 30 डेज बाद या 45 डेज बाद, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आपको ये चीजें करनी है। जैसे जितना बार आप चीज इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में फीड करते जाओगे, आपको चीज मतलब सारी इंफॉर्मेशन याद होता जाएगा। दिस इज द बेस्ट टेक्निक, आई वुड से बेस्ट टेक्निक, बेस्टेस्ट टेक्निक रिवीजन का। इससे अच्छा रिवीजन का कोई टेक्निक हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन एक चीज हो सकता है कि अभी आपको ये सारी चीजें सुन के थोड़ा सा, मुझे पता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे ये सारी चीजें सुनने के बाद थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लेक्स लगता, जो नेचुरल है, जो बहुत ज्यादा नेचुरल है। आपके दिमाग में, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में ये चला कि यार सर डेली वाइज में टॉप रिवाइज करो, फिर 15 डेज बाद, फिर 30 डेज बाद, फिर 40 डेज बाद, 5 डेज बाद, सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये चीजें करने में। देखो होता क्या है ना, जब हम लोग किसी चीज को पहली बार ट्राई करना स्टार्ट करते हैं ना, वो चीजें हमें कॉम्प्लेक्स लगता है। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई मतलब झूठ नहीं है, ये बहुत बड़ा सच है। अगर मान लो कि आज मुझे कोई कह दे कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, तो ऑब्वियसली मुझे सबसे ज्यादा टफ वही लगेगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है 4 बजे उठने का। सेम चीज, आपको प्रैक्टिस नहीं है इस चीज को करने का, तो इसी वजह से क्या लगेगा, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा कि डेली में भी करना है यार, 15 डेज बाद करना है, 30 डेज बाद करना है, 2 महीने बाद करना है, 3 महीने बाद करना है, कितना कॉम्प्लेक्स है यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, देखो किसी भी हैबिट को बिल्ड होने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी भी हैबिट को बिल्ड होने में हमें क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है क्या करो, आप क्या करो, आप ऐसा मत सोचो कि मुझे 15 डेज बाद रिवीजन फिर से रिवाइज करना है, या 30 डेज बाद करना है, 2 महीने बाद करना है, 6 महीने बाद करना है, इतना बड़ा प्लान आप मत बनाओ। आप क्या करो, सिंपली टारगेट लो, 3 दिन का टारगेट लो। क्या करो, टारगेट लो, आप छोटे छोटे टारगेट में जाओ। टारगेट 1 रखो कि मैं क्या करूंगा, पहले 3 दिन मैं इस रिवीजन टेक्निक को फॉलो करूंगा। जैसे ही 3 दिन आप इस रिवीजन टेक्निक को फॉलो कर लोगे ना, क्या होगा, अचानक अपने आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, आपको एक अकॉम्प्लिशमेंट फील होगा, आपको चीजें डुएबल लगेगी कि हाँ यार, मैंने पहला टारगेट रखा था 3 दिन का, और 3 दिन का टारगेट मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तो इसका मतलब है अगर मैं 3 दिन का टारगेट कंप्लीट कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं 5 दिन का भी कर सकता हूँ। तो दूसरा टारगेट आप क्या रखोगे, 5 दिन का।
फिर जैसे ही ये टारगेट 1 अचीव हो गया, फिर जैसे ही टारगेट 2 भी अचीव हो जाएगा तो आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको चीजें और ड्यूरेबल लगने लगेगी, आपको और अकम्प्लिशमेंट फील होगा कि हाँ यार अगर मैं 5 दिन कर सकता हूँ तो 7 दिन कर सकता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम 7 दिन का रख दो, फिर 10 दिन का रख दो, फिर 15 दिन का रख दो। ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको हैबिट को बिल्ड करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही बार में समझ लेते हैं कि यार 30 दिन बाद करना है, 2 महीने बाद करना है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, एक प्लान, बहुत लंबा प्लान बना लेते हैं और एंड में होता क्या है, एक दिन भी रिवीजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग थक जाता है ना। हम देखो हमें होता क्या है, हम तभी किसी काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब वो काम हमें ड्यूरेबल लगे या उस काम को करने में हमें कॉन्फिडेंस मिले। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आप 3 दिन का टारगेट सेट किया, फिर 3 दिन के टारगेट को जैसे ही अचीव करोगे आप, आपको चीजें डुएबल लगेगी, आपको चीजें आसान लगेगी, तो आप 5 दिन का कर लोगे, 5 दिन जैसे ही कंप्लीट कर लोगे फिर 7 दिन का टारगेट रख देना, 7 दिन कैसे कंप्लीट हो गया फिर 10 दिन का रख देना। अगर आपको लगता है कि यार 5 दिन का मैंने टारगेट किया लेकिन बहुत टफ था इस बार, थोड़ा सा मुझे दिक्कतें हुई इस बार 5 दिन का टारगेट एक्म्प्लिश करने में, तो दूसरी बात फिर से 5 दिन का ही रख देना। कोई फोर्स थोड़ी किया है आपको कि आपको 7 दिन का ही टारगेट रखना है। मान लो कि पहली बार 3 दिन का टारगेट आपने बहुत अच्छे से अचीव कर लिया, तो दूसरी बार आपने क्या किया, 5 दिन का रख दिया, फिर ये 5 दिन का टारगेट आपको थोड़ा सा दिक्कत आया, मतलब दिक्कत हुआ थोड़ा सा, तो आप क्या करोगे, तीसरी बार जो मैं 7 दिन का बोल रहा था वो आप 5 दिन का भी कर सकते हो, फिर से आप 5 दिन का कर देना, लेकिन करो, लेकिन करो। बहुत बड़ा प्लान बनाओ और एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं। हमने क्या बहुत बड़ा प्लान बनाया, नहीं, कितने दिन का प्लान बनाया, 3 दिन का ही प्लान बनाया। पहले आप 3 छोटा सा प्लान बनाओ, छोटा एग्जीक्यूट करो, हो जाएगा। छोटा प्लान बनाओ, छोटा एग्जीक्यूट करो, हो जाएगा। बहुत बड़ा प्लान, छोटा सा एग्जीक्यूशन, कुछ भी एग्जीक्यूशन जीरो, कोई फायदा नहीं। इसमें प्लान भी छोटा है 3 दिन का, एग्जीक्यूशन भी छोटा है 3 दिन का, हो जाएगा। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि किसी भी हैबिट को बिल्ड होने में हमें टाइम लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से किसी को तो फायदा मिल जाए, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया हूं कि मुझे जो जो लगा, देखो इस वीडियो का कोई स्क्रिप्ट नहीं था, ऐसा नहीं कि कोई स्क्रिप्ट मेरे पास है, स्क्रिप्ट पढ़ के या स्क्रिप्ट को याद करके मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। जो एज अ स्टूडेंट मैं फील करता था, या जो स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट मुझे प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील किया था, मुझे लगा कि उसी प्रोसेस को आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो इस वीडियो को मैंने बहुत एफर्ट से, बहुत जेन्युइन तरीके से बनाया है। तो आई होप, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी चीज को बताओगे और वो इन जनरल सबके लिए काम कर जाए। हो सकता है कि ये किसी के लिए काम करे, किसी के लिए ना काम करे, हर एक का अपना अपना वे होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो से कुछ बच्चों को भी या कुछ स्टूडेंट को भी अगर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, या थोड़ा सा उसको एक आसान हो जाए उसका रिविजन, तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता एक वीडियो से पूरी समाज को मैं बदल दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक का तरीका, हर एक का वे ऑफ थॉट्स अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। हो सकता है किसी कोई इसमें कंफर्टेबल हो, कोई इस चीज में कंफर्टेबल ना हो ही सकता है, जरूर हो सकता है। लेकिन अगर कुछ बच्चों का भी, कुछ स्टूडेंट का भी इससे थोड़ा सा फायदा मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का वीडियो, ठीक है। चलो, तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड चलो यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड